हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग DSSB TGT SST के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास 10 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1820-1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। दरअसल 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कृषि कीमतों में भारी गिरावट आई थी जिसके कारण अमेरिकी राज्यों ने यूरोप से अनाज का आयात करना प्रारंभ कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 1787 में लुई 16वें ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रायर्स। 1787 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने अपने कुलीन सदस्यों को ट्रायर्स शहर में निर्वासित कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉलेट। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था। इस विधेयक के तहत प्रांतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल हेनरिक मार्क एक क्रांतिकारी समाजशास्त्री, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण की वकालत करते हैं और वे इसके आधार पर अपने विचारों का निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। दूसरा, आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ। तीसरा, इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि जो तीसरा स्टेटमेंट है इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया ये गलत है क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789। दूसरा, चर्च और पादरियों में सुधार 1787। तीसरा, बास्टील के पतन की पहली वर्षगांठ 1788। तो सिर्फ स्टेटमेंट जो पहला है वो सही है, इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना आज़ाद हिंद फौज के लिए प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था। इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था और इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल है और गांधी जी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता शब्द का संबोधन भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 सितंबर 1857 को। 1857 के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा 20 सितंबर 1857 को पुनः कब्जा कर लिया गया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेता बहादुर शाह द्वितीय के सेनानायक जनरल बख्त खां अथवा खान बहादुर खां थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का अंग था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 का नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंग था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खां थे और इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में 1890 ईस्वी को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बॉम्बे प्लान।
1945 की आर्थिक विकास योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना 1944-45 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित की गई थी और शुरुआत में इसे केवल निजी प्रसार के लिए जारी किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? पहला, देसी रियासतों के प्रतिनिधि, दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा, यानी केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, 20वीं सदी की शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। दूसरा, 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूर और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? पहला, समाजवादी, दूसरा, पूंजीवादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी। समाजवादी समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राज्य का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा असेंबली भंग नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में 2 भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जो कि ऑप्शन बी में है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1856 में। सहायक संधि के तहत 1856 में अंग्रेजों ने अवध राज्य का समामेलन अपने राज्य में करके इसे समाप्त कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? फर्स्ट, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, सेकंड, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, यानी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ने रूसी क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन सिल्वेन बैली को। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोग्राद में रोटी की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फरवरी क्रांति। 1917 में रूस में 2 क्रांतियां घटित हुई। पहली फरवरी 1917 में, जिसे फरवरी क्रांति कहा जाता है, जो पेट्रोग्राद में रोटी की कमी के कारण घटित हुई थी, और दूसरी अक्टूबर 1917 में घटित हुई थी, जिसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। और इस क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। अब हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, 1920 में कार्ल श्मीट ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। दूसरा स्टेटमेंट है, तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावादी पर हमला किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वर्साई संधि के कौन से प्रावधान सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, वर्साई की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया। दूसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
1 और 2 दोनों, यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। वर्साई की संधि जो कि 1919 में हुई थी, उसने यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया था, जिससे उसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया था और इसके तहत जर्मनी के कुछ हिस्सों को उसके पड़ोसी देशों को दे दिया गया और अनुच्छेद 231 के तहत ही जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया था। अतः दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टानों की कौन सी विशेषता सही है? पहला है, ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर होती हैं। दूसरा, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, कांग्लोमरेट कायांतरित चट्टानों का एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि कांग्लोमरेट कायांतरित चट्टानों का एक प्रकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अब वर्साई की संधि के सैन्य या निशस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1935 में। 1935 में जर्मनी ने यह घोषणा की कि वह अब वर्साई की संधि के सैन्य या निशस्त्रीकरण खंडों के लिए बाध्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट कॉर्पोरेटिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया? पहला फासीवाद, दूसरा समाजवाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, यानी केवल फासीवाद ने स्टेट कॉर्पोरेटिज्म पर जोर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी शनि। शनि है जो कि जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? पहला वाष्पोत्सर्जन, दूसरा संघनन और तीसरा ऊर्ध्वपातन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी वाष्पोत्सर्जन और संघनन ये दोनों प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है, जबकि ऊर्ध्वपातन जल चक्र की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, प्रयागराज शहर निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गंगा और यमुना। प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जो 3 नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 जून। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होती है। वही 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रॉबर्ट ओवन अपनी सहकारी पत्रिका में डैश में समाजवाद शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1827 में। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 26 जून 1945 को डैश देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 50। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, साम्यवादी घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फूरियर द्वारा लिखा गया था और 1848 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है, उनके विचार शोषितों के संघर्ष पर आधार बने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यह मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन यह मानते थे कि उद्योग और कारखाने ही मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की नीफे परत सम्मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निकेल और आयरन। पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। पहला सियाल जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है।
दूसरा सीमा जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, और तीसरा नीफे जो कि निकेल और फेरस यानी आयरन से बना होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निकेल और आयरन। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला, सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि 1939, दूसरा लॉजेन की संधि 1923। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही तरीके से सुमेलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? पहला, दिन और रात की वैकल्पिक अवधि, दूसरा वर्ष की अवधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, यानी दिन और रात की वैकल्पिक अवधि के लिए ही पृथ्वी का घूर्णन उत्तरदायी है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, हिम नदों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप गोल हम्मक के झुंड का जमाव कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्रमलीन। हिम नदों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप गोल आकार के छोटे छोटे टीले नुमा संरचना को हमक कहते हैं, और जब हमक झुंड या ढेर के रूप में प्राप्त होते हैं तब इन्हें ड्रमलीन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, औसांक ताप व्यक्त किया जाता है। पहला सेल्सियस में, दूसरा फ़ारेनहाइट में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी औसांक ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही व्यक्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चोंग हेंग। चोंग हेंग जो चीनी दार्शनिक थे, इन्होंने सबसे पहले 132 ईस्वी में भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोस्कोप का आविष्कार किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, डैश में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अप्रैल 1917 में। 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जर्मन नौकाओं द्वारा 5 अमेरिकी जहाज़ों को डुबो दिया गया, जिससे अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसी तरह और भी DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।